एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास यानी पैराडॉक्स है हमारे आसपास। एक तरफ हम लगातार सुनते हैं कि हमारी इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक आम इंसान की फाइनेंशियल टेंशन कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी नैरेटिव के पीछे की असलियत को डीकोड करेंगे, और वो भी बिना किसी ओपिनियन के, सिर्फ और सिर्फ प्योर डेटा के जरिए। अब इस सोर्स मटेरियल में कुछ ऐसे एक्सपर्ट एनालिसिस सामने आए हैं जो सच में किसी को भी चौंका सकते हैं। जरा सोचिए, एक प्रेडिक्शन यह है कि आने वाले वक्त में हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले 150 तक गिर सकता है, और ज्यादातर भारतीय शायद कभी अपना खुद का घर ही नहीं खरीद पाएंगे। इसे सिर्फ कोई नेगेटिव सोच या निराशावाद मान लेना बहुत बड़ी गलती होगी। असल में यह हमारी इकोनॉमी के गहरे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। तो चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। आज हम किन टॉपिक्स पे बात करेंगे? पहला, करेंसी का पैराडॉक्स। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग का रियलिटी चेक। तीसरा, हमारा महंगाई नापने का गलत पैमाना। चौथा, घरों का अनअफोर्डेबल मार्केट। और आखिर में, इन स्ट्रक्चरल कमियों को कैसे फिक्स किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, मुद्रा यानी करेंसी का विरोधाभास। कुछ समय पहले एक ऑफिशियल एडवाइजरी आई थी जिसमें लोगों से सोना कम खरीदने की अपील की गई थी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा गया? डेटा देखिए, भारत हर साल लगभग 800 टन सोना इंपोर्ट करता है। 800 टन! और इसके मुकाबले हमारा अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है? सिर्फ 1 टन के आसपास। ये जो इतना विशाल गैप है ना, ये सीधे हमारे डॉलर रिजर्व पर अटैक करता है और हमारी करेंसी की मजबूती को अंदर से खोखला कर देता है। आखिर इस भारी भरकम इंपोर्ट का पेमेंट हमें विदेशी मुद्रा में ही तो करना पड़ता है। और यही वो ट्रेड इम्बैलेंस है, यही वो रिजर्व करेंसी स्टेटस की कमी है, जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि रुपया लगातार कमज़ोर होते हुए अंततः डॉलर के मुकाबले 150 के लेवल तक जा सकता है। सिंपल सी बात है, जब हम इंपोर्ट इतना ज़्यादा करेंगे और ग्लोबल मार्केट में हमारी करेंसी की डिमांड कम होगी, तो ऐसा नतीजा आना तो तय है। अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रियलिटी चेक। अगर हम टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स की मानें तो थ्योरी कहती है कि जब भी करेंसी कमज़ोर होती है तो एक्सपोर्ट्स में भारी उछाल आना चाहिए, क्योंकि दुनिया के लिए हमारा सामान सस्ता हो जाता है। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। पिछले 14 सालों में रुपया 60% कमज़ोर हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय जीडीपी के 25% से गिरकर 21% पर आ गए। ऐसा कैसे हो गया? इसका सीधा सा कारण यह है कि एक्सपोर्ट करने के लिए जो कच्चा माल हमें चाहिए होता है, वो तो हम बाहर से ही मंगवाते हैं ना, और रुपया कमज़ोर होने की वजह से वो कच्चा माल अब बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। इस सप्लाई चेन की गहराई वाली प्रॉब्लम को समझने के लिए फार्मेसी सेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। दवाओं में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआईज इस्तेमाल होते हैं, उनका 70% तो सीधे सीधे चीन से आता है। अब एक सवाल आ सकता है कि बाकी 30% तो भारत में बनता है। जी हाँ, बनता है, लेकिन उस 30% को बनाने के लिए भी जो शुरुआती कच्चा माल लगता है, उसका भी 90% हिस्सा बाहर से ही मंगाया जाता है। मतलब हम फाइनल प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन हमारी पूरी बुनियाद अभी भी इंपोर्ट पर ही टिकी हुई है। इसके साथ ही हमारी जो स्ट्रक्चरल पॉलिसीज़ हैं, वो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को काफ़ी मुश्किल बना रही हैं। एक तरफ देखिए, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को 110% एसजीएसटी रिफंड जैसे भारी भरकम इंसेंटिव्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक आम एवरेज फैक्ट्री को क्रॉस सब्सिडी की वजह से बहुत महंगे कमर्शियल रेट्स पर बिजली खरीदनी पड़ती है। ऐसे हालात में एक आम मैन्युफैक्चरर ग्लोबल मार्केट में उन देशों के साथ कैसे कम्पीट करेगा जिन्हें उनके देश में शानदार सब्सिडी मिलती है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। अगर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हमारी इकोनॉमी इतने शानदार नंबर्स के साथ ग्रो कर रही है, तो माइक्रो लेवल पर यानी हम और आप जैसे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्यों लगता है कि खर्चे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं? ऐसा क्यों महसूस होता है कि आम इंसान और गरीब होता जा रहा है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं हमारे तीसरे पॉइंट में, महंगाई को नापने का हमारा गलत पैमाना। इस पूरी कंफ्यूजन की जड़ हमारे महंगाई नापने के तरीके में ही छिपी है। हमारा जो ऑफिशियल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई है, वो आज भी 2011-2012 के पुराने बास्केट के हिसाब से चीज़ों के दाम ट्रैक करता है। ज़रा सोचिए, आज हम एक डायनामिक डिजिटल इकोनॉमी में रह रहे हैं और इसे नापने के लिए हम 10-12 साल पुराना ढांचा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तरीका ही अपने आप में बिल्कुल गलत आंकड़े पेश करता है। इस पुराने सीपीआई बास्केट में एक बहुत बड़ी खामी है। इसमें लगभग 46% वेटेज सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को दिया गया है। अब जब महंगाई के इंडेक्स का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ खाने से तय होगा,
तो हेल्थ इंश्योरेंस के बढ़ते प्रीमियम या फिर आसमान छूते मकान के किराए जैसे जो आज के भारी भरकम खर्चे हैं, वो तो इस डेटा में कहीं नजर ही नहीं आएंगे। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। चुनाव जिताने या हराने की ताकत रखने वाले प्याज के दामों को इस ऑफिशियल मीट्रिक में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ $15 बिलियन का जो विशाल डायग्नोस्टिक्स मार्केट है, या फिर बच्चों की महंगी होती प्राइवेट एजुकेशन, ऐसे बेहद जरूरी और भारी खर्चे ऑफिशियल डेटा से पूरी तरह गायब हैं। अब शिफ्ट करते हैं हमारे चौथे पैराडॉक्स की तरफ, घरों का ऐसा बाजार जो अब आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। अपना खुद का एक घर होना, ये एक ऐसा सपना है जो हर कोई देखता है, लेकिन आज ये सपना रियल एस्टेट मार्केट की सच्चाई से बुरी तरह टकरा रहा है। डेटा बताता है कि आज के समय में आम परिवारों के लिए लगभग 1,90,00,000 घरों की भारी कमी है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि मार्केट में बुनियादी घरों की डिमांड कितनी ज्यादा है। लेकिन इस डिमांड के तुरंत बाद एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो सच में दिमाग घुमा देता है। एक्सपर्ट्स का डेटा बताता है कि देश भर में 2,17,00,000 से भी ज्यादा पूरी तरह से बनकर तैयार घर बिल्कुल खाली पड़े हैं। जी हां, 2 करोड़ से ज्यादा घर। एक तरफ इतनी भयंकर डिमांड और दूसरी तरफ इतने सारे खाली घर। आखिर ये हो कैसे रहा है? इसका कारण बहुत सीधा सा है। आज नए घरों की जो सप्लाई आ रही है ना, उसमें 50% से ज्यादा हिस्सा 1.5 करोड़ से ऊपर वाले लग्जरी घरों का है, और आम आदमी के लिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए उसका हिस्सा सिर्फ 12% रह गया है। डेवलपर्स अब आम लोगों की बुनियादी जरूरत पूरी करने के बजाय सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स और दौलत को टारगेट कर रहे हैं। घर अब रहने की जगह कम और एक इन्वेस्टमेंट एसेट ज्यादा बन गए हैं। और इस इन्वेस्टमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा खेल है बेहिसाब दौलत का। इकोनॉमी में जो अनअकाउंटेड वेल्थ है वो मुख्य रूप से 4 जगहों पर जाती है: कैश जमा करके रखना, सोना खरीदना, रोजमर्रा के कैश एक्सपेंस, और सबसे बड़ा हिस्सा जाता है रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स में। मार्केट में भारी मात्रा में बहने वाला ये पैसा सीधे रियल एस्टेट में घुसता है और प्रॉपर्टी की कीमतों को हवा में उड़ा देता है, जिससे एक जेन्युइन घर खरीदार मार्केट से ही बाहर हो जाता है। इसके साथ एक और बड़ा फैक्टर जुड़ गया है: विदेशी रेमिटेंस। बड़े शहरों के प्रीमियम डेवलपर प्रोजेक्ट्स में जो पैसा बाहर से आता था वो पहले सिर्फ 5 से 10% होता था, लेकिन अब यह आंकड़ा उछलकर 30% तक पहुंच गया है। बाहर से आने वाले इस मोटे पैसे ने लग्जरी प्रॉपर्टीज की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं कि जो लोग वास्तव में इस देश में रहते हैं और घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए तो मानो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। फाइनली आते हैं हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट पर, इन स्ट्रक्चरल कमियों को आखिर फिक्स कैसे किया जाए। इन गहरे विरोधाभासों को सुलझाने के लिए सोर्स मटेरियल में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और अर्जेंट कदम सुझाए गए हैं। पहला, हमें देश के भीतर ही कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स की आक्रामक तरीके से खोज करनी होगी। दूसरा, जो चीज़ें इंपोर्ट करना हमारी मजबूरी हैं, उनके लिए हमें विदेशों में ही जॉइंट वेंचर्स बनाने होंगे ताकि हमारी सप्लाई चेन हमेशा मजबूत रहे। और तीसरा, सबसे ज़रूरी कदम, हमें अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह डेमोक्रेटाइज करना होगा कि हर छोटे बड़े बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करने का एक फेयर और बराबर मौका मिल सके। तो इस पूरी पिक्चर को देखने के बाद सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल यहीं आके रुकता है: क्या इन बुनियादी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को कभी सुलझाया जाएगा, या फिर क्या हमारी करेंसी सच में 150 के लेवल को छू लेगी और एक आम इंसान जिंदगी भर सिर्फ किराएदारी बनकर रह जाएगा? ये सिर्फ कुछ इकोनॉमिक चॉइसेस नहीं है, इनके नतीजे बहुत गहरे और असल हैं। सोचने वाली बात है ना।